वैसो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है ना यार, अगर किसी भी इंसान ने इस धरती पर ये बात फॉलो करना स्टार्ट कर दी तो वो अपने फील्ड का बादशाह कहलाएगा। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप लोग अपने आप के साथ में आपको कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे और हर दिन अपने दिन को लास्ट डे के कंपेयर में इंप्रूव करना स्टार्ट कर देंगे तो दुनिया में कोई भी आप लोगों के सामने जो है वो टिक नहीं पाएगा। पर लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, किसी और के साथ में कंपटीशन करते रहते हैं। और इससे क्या होता है? इससे होता है कि जैसे सामने वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप लोग भी अच्छा करेंगे, सामने वाला बुरा परफॉर्म कर रहा है तो आप लोग भी बुरा परफॉर्म करेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये होती है, अगर सामने वाला बुरा परफॉर्म कर रहा है और आप लोग भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, आप लोगों को मतलब ऐसा ही नहीं, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप लोगों को लग चलेगा सही है, उसका भी तो बर्बाद हो रहा है, ये वाली फीलिंग आप लोगों को आने लगी। पर लेकिन अगर आप लोग अपना खुद को कंपेयर करेंगे अपने लास्ट डे से तो कभी भी आप लोग जब भी डाउन जाएंगे जिंदगी में, अब वो आप लोगों को नींद नहीं आने देगा। तो ये चीजें अगर आप लोगों ने एक बार जिंदगी में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी तो जिंदगी में आप लोगों के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। नहीं यकीन आता है तो आप लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखो। बड़ी ही प्यारी बात यहां पर बोली गई है, बोला गया आई डोंट केयर हु इज डूइंग बेटर देन मी, आई एम डूइंग बेटर देन आई वॉज लास्ट ईयर। तो ये इट्स मी वर्सेस मी, यानी कि मेरा मेरे साथ में कंपेयर है। इस दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है कौन मेरे आगे है कौन मेरे पीछे है, मुझे बस ये मतलब है कि मैंने जो कल काम किया था उससे बेटर मुझे आज करना है, मैंने लास्ट ईयर जो काम किया था उससे बेटर मुझे इस साल करना है। बस ये छोटी सी एक ऐसी चीज़ है जिंदगी में आप लोगों को आसमान पे ले जाके रख देगी। पर लेकिन कोई कोई लोग ऐसे हैं जिसको फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि दिन हर एक इंसान का एक जैसा नहीं जाता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसको मैनेज करना बहुत ही टफ लगता है इंसान को और उसी के सामने वो अपने घुटने टेक देता है। पर लेकिन जो इंसान चाहे जैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो उसको मैनेज करता हुआ आगे बढ़ता है, वही इंसान जो है इस दुनिया में सिकंदर कहलाता है। अब आप लोग देखिए, आप लोगों को अपनी लाइफ कैसे जीनी है, किसी के साथ में कंपेयर कर करके अपने आप को एक संकुचित माइंड बना के रखना है, या फिर अपनी जिंदगी को अपनी ही कुछ एक अलग तरीके से जी के चलना है जिसमें कि किसी के साथ में कोई कंपेयर ही नहीं है, बस अपने हिसाब से अपनी जिंदगी दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये एक ऐसी जिंदगी होगी जो कि आप लोगों को तसल्ली भी देगी, किसी से चिढ़ेंगे नहीं आप लोग अपने आप से चिढ़ेंगे, यार मैं कर क्यों नहीं रहा हूं ढंग से। ठीक है, तो इससे मजा आएगा जिंदगी जीने में। बाकी कैसा रहा आज का ये दिन जरूर बताएगा, किस तरीके से आप लोग हर एक दिन को यूटिलाइज कर रहे हैं। देखते ही देखते आप लोग के महीने दर महीने जो है वो कट होते जा रहे हैं। अब आगे आने वाले टाइम में कैसे अपने दिन को आप लोग इंप्रूव करना चाहते हैं, ये बात भी आप लोग जरूर बताएगा। डिस्कशन काफी शानदार रहने वाला है और स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डे से, जो कि है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, खासकर ये जो सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को, ये एक अवेयरनेस फैलाने के तौर पर भी आप लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आज की डेट में आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये डे आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर हमारी कंट्री में सिविल सर्विसेज के बारे में आप लोग बात करेंगे तो वो नींव है यार हमारे देश की। अगर सिविल सर्विसेज नहीं होगी ना, आप लोग कोई भी विदेश का काम जो है वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। फॉरेन पॉलिसी से लेके घर में जो भी काम चलते हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती हैं हर एक सेक्शन के लिए सोसाइटी में, वो यहाँ पर सिविल सर्विसेज के जो सुनकर जो कैडेटर के जो कैडेट जाते हैं हमारे देश के, खासकर आईएएस जो ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या अलग अलग सर्विसेज के जो यहाँ पर सिलेक्शन किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा और स्टेट पीसीएस के द्वारा, वो लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे पूरा देश चलाते हैं। तो इसी के चलते इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि मैं स्टेट के बारे में नहीं, यहाँ पर नेशनल सिविल सर्विसेज डे के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो ओरिजिन है इसका रिलेटेड है बेसिकली 1947 के साथ में, आप लोग इसको कंपेयर कीजिएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब यहाँ पर यह है कि 1947 में जब 21 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बेसिकली यहाँ पर देखिए क्या था, ये जो सर्विसेज थी पहले अंग्रेजों के कंट्रोल में हुआ करती थी, फिर हम लोगों ने अपनी कंट्री की सर्विस अपने हिसाब से करना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर जो होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो उनके द्वारा ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रेनिंग स्कूल यहाँ पर ये देखने को मिला, कहाँ पर? दिल्ली के अंदर में। तो इससे लेकर हमारी कंट्री में जो है वो सिविल सर्विसेज की नींव आगे चढ़ती, जिसके चलते अब हमारे देश के खुद के चुने हुए सिविल सर्विस जो है वो यहाँ पर आएंगे। इसीलिए हमारी कंट्री में आज की डेट में भी अगर आप लोग सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ोगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी कि इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी कि एक तरीके से ऐसी चीज जिसके बेस पर हमारी कंट्री जो है कहीं ना कहीं टिकी हुई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो पहला फंक्शन था ये न्यू दिल्ली में होता। अगर बात करें जब हम लोगों ने डे सेलिब्रेशन की बात की तो ये 21 अप्रैल 2006 में, और 2006 से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया नेशनल सिविल सर्विसेज डे। ठीक है, यानी कि ये जो डे है ये हम लोगों ने कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया? ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया 2006 से। और क्यों सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया? क्योंकि हमारी कंट्री में यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर में यहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो ट्रेनिंग स्कूल था यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर, वो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला, उसका ओरिजिन हुआ, उसके बेस पर हम लोग यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं।
इसी दिन पर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अवार्ड देते हैं, जिसको आप लोग एक्सीलेंस अवार्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये अवार्ड भी जो है वो इसी दिन दिए जाते हैं, तो इसलिए भी इस डे की जो है एक काफी इंपॉर्टेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो डे है यहाँ पर ये मोटिवेट करता है जो भी नए नए ऑफिसर्स आते हैं उनको अपने देश के लिए डेडिकेटेड होकर काम करने के लिए। अगर एक इंसान जो है सोसाइटी में कुछ चेंज लेकर आना चाहते हैं तो इससे बेस्ट कोई सर्विस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी इंडिया के अंदर। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी देती है एक शानदार तरीके से एक डिपार्टमेंट में आप लोगों को काम करने के लिए, और अलग अलग डिपार्टमेंट में जो बेस्ट वर्किंग इंडिविजुअल होते हैं यहाँ पर उनको फैसिलिटी भी और अवार्ड वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। इसके बारे में जो नोट्स हैं मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा रखे हैं। यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली देखिए, लेक्चर को सुनिए आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। नोट्स तो आप लोगों के पास में रहते हैं, जो भी मैं बोलता हूँ आप लोगों को पीपीटी उसकी प्रोवाइड करा देता हूँ, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों की डेवलप हो जाएगी तो फिर कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोलते हैं इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि इसी के एक ढांचे के ऊपर हमारा देश टिका हुआ है। आज की डेट में आप लोगों को पता है हमारी कंट्री की बेस्ट फॉरेन पॉलिसी है। तो एस जयशंकर साहब जो है वो एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं अपने फील्ड के, तो इतनी शानदार फॉरेन पॉलिसी आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है कि दुनिया जो है वो हमारा लोहा मान रही है। तो ऐसे आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो आज की डेट में वो है, कल को आप लोग हो सकते हैं उनकी पोजीशन पर, ठीक है। कल को आप लोग अपने देश के जो है किसी भी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। पता चला आप में से कोई चलकर फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, ठीक है, कोई ऐसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बन गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को तभी चीजें अच्छे से आप लोग टैकल कर पाओगे अगर आप लोग इन चीजों को बेसिक से अंडरस्टैंड करके चलोगे। तो पहले अपनी कंट्री को समझना इसीलिए बोला जाता है ताकि इन चीजों को आप लोग अच्छे से इंजॉय कर सको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डे है। आई होप कि आप लोग इसके साथ में अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। किस किस को याद था वैसे ये बताइए, नेशनल सिविल सर्विसेज डे किस किस को याद था, मतलब या भूल गए थे बेसिकली, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक एक न्यूज जो भी मैं डिस्कस करूंगा आगे, ये तो एक न्यूज हो गई नेशनल सिविल सर्विसेज डे के बारे में। अब जो भी न्यूज आप लोगों के सामने आएगी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने भी दूंगा, जिससे जो भी आर्टिकल होगा उसके एंड में एक क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, एक या दो भी रह सकते हैं वो आर्टिकल के हिसाब से, वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और उससे पता चलेगा कि आर्टिकल कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट जो है वो काफी क्रिस्टल क्लियर मैं कर चलूंगा आप लोगों के सामने। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। यहाँ पर बेसिकली हमारे देश में पोवर्टी यानी कि गरीबी जो है वो 12.3% जो है वो डिक्लाइन हो गई है अगर 2011 से 2019 को कंपेयर करेंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक खुद बोल रहा है। वर्ल्ड बैंक बोला है वाह भाई वाह क्या बात है, मजा लगा दिया। क्या कर दिया? अरे तुमने तो यार पोवर्टी घटा दी। पोवर्टी घटा दी मतलब गरीब घटा दी। तो एक गाना मुझे याद आता है, महंगाई की महामारी ने हमारा भट्टा बिठा दिया, चले गरीबी हटाने गरीबों को हटा दिया। तो गरीबों को नहीं हटाना है कि गरीबों को खत्म कर दो, गरीबी को खत्म करना है। गरीबी मतलब पुअर्टी। और अगर बात करूं मैं आप लोगों से पुअर्टी के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यहाँ पर। ये जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जाएंगे तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। भाई साहब पहले नंबर का ही गरीबी रखा गया है। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है कोई इंसान अगर जिंदगी में गरीब रहेगा ना तो अच्छी एजुकेशन ले पाएगा, ठीक है, ना ही उसकी अच्छी हेल्थ देखने को मिलेगी, ना ही किसी चीज की वो ट्रेनिंग ले पाएगा। और जब स्टार्टिंग में ये सारी चीजें उसको देखने को नहीं मिलेगी तो उसकी जिंदगी आगे कैसे चल पाएगी। तो इसलिए सबसे पहला टारगेट है कि गरीबी मिटाओ, उसके बाद में सारी चीजें जो हैं वो एक सही डायरेक्शन में चलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो गरीबी मिटाने का नारा इसीलिए सबसे पहले यहां पर दिया गया था हमारे देश में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जिसके चलते वो इलेक्शन भी जीत कर आई थी शानदार तरीके से। तो इसी गरीबी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा और बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आप लोगों के लिए बन सकते हैं। गरीबी हमारे देश में इस लेवल पर है कि देखकर कई बार आंसू आ जाते हैं कि मतलब हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज के डेट में खाना नहीं मिल रहा है। आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं गरीबी हमारे देश में किस तादाद की आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारे लोग जो हैं जिनके पास में खाना नहीं है, कई सारे लोग जो हैं जिनके पास में मकान नहीं है, कई सारे लोग जो हैं एक टाइम भूखे पेट सोते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन जब देश के अंदर निकल कर आती है, वो भी आजादी की जब 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। और कोविड-19 ने इसकी ग्रेविटी जो है वो अभी और भी ज्यादा बढ़ा दी। यानी कि पहले गरीबी थी पर लेकिन कोविड-19 की वजह से अभी और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो डेटा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर बताया गया, ये थोड़ा सा पहले का डेटा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, या फिर 3 के अंदर भी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उसके साथ भी आप लोग इसको देख सकते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में यहां पर बात कर सकते हैं। यहां पर पुअर्टी इन इंडिया अगर पूछे कि ये रिसर्च पेपर जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया। इसमें अच्छी बात क्या बोली गई है जो कि क्वेश्चन बनने लायक भी है। अगर मैं एक टीचर हूं, अगर मैं क्वेश्चन पेपर सेट करूं तो यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना पाऊंगा, जैसे कि अभी आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। बात करते हैं यहां पर 2019 में जो गरीबी है,
या 2011 में जो गरीबी थी उसमें जब आप लोग कंपेयर करेंगे डिफरेंस, तो 12.3 का आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि 2011 से अब तक का जो गरीबी है वो 12.3% यहां पर घट गई है। यानी कि गरीबी जो है हमारे देश में वो कम हुई है। पर लेकिन मैं फिर से आप लोगों को यहां पर एक बात गौर कर बता दूं, ये जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं 2019 का डिस्कस कर रहा हूं, आगे जो भी डेटा आएगा उसमें 2020 और 21 भी इंक्लूड करके हम लोग चलेंगे। और वही है कोविड-19 का इंपैक्ट, जो कि सोचने के लिए मजबूर करेगा कि अब बताओ गरीबी बढ़ी है या घटी है। अभी तो हम लोग बातें कर रहे हैं ना कि गरीबी हमारी घट गई है, पर उस टाइम पर रियलिटी में हम लोग पता चला पाएंगे कि गरीबी की क्या कंडीशन देखने को यहां पर मिलती है। ठीक है, अभी फिलहाल जो है गरीबी की सिचुएशन मैंने आप लोग को बता ही दी क्या है। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग जिनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, या हालांकि पीपीटी में है, पर लेकिन अगर आप लोग, मुझे ऐसा लगता है देखिए जिंदगी में ना, जब भी आप लोग कोई कहीं सेमिनार लेने जाते हैं, कोई लेक्चर लेने जाते हैं, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि कई सारी पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो कि आप लोगों को लगता है नोट डाउन कर लेने चाहिए, तो उनको नोट डाउन करते रहो, वरना पीपीटी आप लोग के पास में रहती है, उसको आप लोग देख ही सकते हो। तो ये आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर लिया करो। ठीक है, तो ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल जो भी आप लोगों को लगे नोट डाउन करने लायक चीजें, उनको आप लोग आसानी से अपनी खुद की लैंग्वेज में अगर एक बार लिख लेंगे, खुद की हैंड राइटिंग में, लैंग्वेज तो ये मतलब इंग्लिश या हिंदी होगी, पर खुद की हैंड राइटिंग में आप लोग लिख लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो अभी ये जो डेटा मैंने आप लोगों को दिया है 12 जो बेसिकली 3% का, ठीक है, तो ये अभी डिक्लाइन हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर देश के अंदर में, जो कि हमको एक सही डायरेक्शन में लेकर चल रही है। अब यहाँ पर थोड़े से और डेटा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, क्या क्या डेटा है इनको आप लोग कंपेयर कर पाएंगे। जैसे 12.3% यहाँ पर जो लोअर हुआ है 2019 में, तो पहले यहाँ पर कितना था, अभी कितना है यहाँ पर, पहले यहाँ पर था 22.5 2011 में, और अभी हो गया 10.2 2019 में, तो ये अभी यहाँ पर घट गया है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं एग्जामिनर हूं और आप लोगों के लिए कोई यूपीएससी क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हूं, तो मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा यहां पर कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो अभी रिसेंटली रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है, उसमें हमारा जो कंट्री के अंदर में जो गांव में आज की डेट में अगर बात करेंगे, ज्यादा पॉवर्टी आप लोगों को देखने को मिलती है एज कंपेयर टू शहरों में, यानी कि गांव में ज्यादा गरीबी है, शहरों में कम गरीबी है, स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा बोलेंगे जो पॉवर्टी यानी कि गरीबी घटी है, उसमें शहरों में ज्यादा गरीबी कम हुई है एज कंपेयर टू गांव में, स्टेटमेंट नंबर 2। और फिर बोला जाए कौन सी सही है और कौन सी गलत है, तो इस तरीके की स्टेटमेंट नॉर्मली यूपीएससी आप लोगों से पूछती है। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहना काफी ज्यादा जरूरी है वो आंसर देने के लिए एग्जाम में। तो यहां पर यही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। जब गरीबी हटाने के बारे में बात करते हैं तो हायर इन रूरल एरिया में आप लोगों को देखने को मिलती है एज कंपेयर टू अर्बन। अभी रिडक्शन जो यहां पर हुआ है, यानी कि जो गरीबी जो घटी है वो यहां पर कहां पर ज्यादा घटी है, गांव में ज्यादा गरीबी घटी है शहरों के कंपेयर में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर देखिए गांव में जो गरीबी घटी है वो लगभग 14.7%, और शहरों में जो गरीबी कम हुई है वो लगभग 7.9%, यानी कि 2011 से लेकर 2019 तक का 14.7% जो यहां पर परसेंटेज जो गरीबी घटी है वो गांव में घटी है, और शहरों में 7.9, यानी कि गांव में लोग जो है वो ज्यादा अमीर हुए एज कंपेयर टू शहरों में। ये बोला जा सकता है, अमीर तो नहीं बोलेंगे, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, उनकी रोजी रोटी ठीक चलने लगी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जो 26.3% थी 2011 में वो 11.6% हो गई 2009 में, ये बात कर रहा हूं गांव वाले एरिया की। शहर वाले एरिया में 14.2 थी गरीबी, ये हो गई 6.3। पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग दोनों को कंपेयर करोगे, अब शहर में 6.3 हो गई है, पर लेकिन गांव में अभी भी 11.6 है, यानी कि गांव में अभी भी जो गरीबी है शहर के कंपेयर में लगभग डबल है, ऐसा आप लोग स्टेटमेंट भी आप लोग को ही दे सकते हैं। यानी कि कोई आप लोग कंफ्यूज करने लगे कि यार गांव में गरीबी कम है शहरों में गरीबी ज्यादा है, ये आप लोग मत मानिएगा बिल्कुल। आज की डेट में भी मैक्सिमम गरीब लोग जो हैं वो आप लोग को गांव में ही देखने को मिलेंगे, तो गांव में गरीबी ज्यादा है, शहरों में गरीबी आज की डेट में भी आप लोग को कम देखने को मिलेगी। अगर यहां पर डेटा के हिसाब से बात करें, हमारी कंट्री में लास्ट डिकेड में जितनी गरीबी कम हुई है, यानी कि हम पिछले टाइम में जितनी गरीबी कम कर पाए हैं, इस वाले डिकेड में उतनी गरीबी हम लोग है कम नहीं कर पाए। यानी कि पुअर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइन ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली, यानी कि जैसे हमारी पहले जो गरीबी कम हुई थी उतनी गरीबी अब हमारी कम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गई सारी बातें, एक बार और बता देता हूं। देखिए गरीबी गांव में जो है वो ज्यादा कम हुई है एज कंपेयर टू शहरों के, पर लेकिन कम होने के बाद भी गांव में ज्यादा गरीब हैं अगर शहरों के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे। ये पॉइंट छोटा सा एक याद रखना है। और पहले टाइम में जो गरीबी कम होती थी उसके टाइम में अभी जो गरीबी कम हुई है वो कम, ज्यादा गरीबी कम नहीं हुई है, पहले ज्यादा गरीबी कम होती थी, अभी कम गरीबी कम हुई है ऐसा बोला जा रहा है। अभी भी लोग जो है काफी ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है प्रॉपर वे में, ऐसी भी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर इनके द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है। ये जो ग्राफ है यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा एग्जाम में। अगर देखोगे इंडिया के अंदर में जो पॉवर्टी रेट है, वो गरीबी का जो रेट है वो काफी लंबे समय से घटा, यानी कि 1993 से लेकर आप लोग आगे चलेंगे 2004 में घटा, 2011 में घटा,
यहां तक 2011-12 तक जो है वो गरीबी का रेट घटा, पर लेकिन इसके बाद में फिर यहां पर जो गरीबी का रेट है वो थोड़ा सा आप लोग गांव वाले एरिया में बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं, हालांकि अर्बन एरिया में तो घटता रहा फिर भी, पर लेकिन गांव वाले एरिया में थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो गया, ऐसा यहां पर बोल सकते हैं। और यहां पर इसके चलते ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि अब तक का जो गरीबी रेट है शहरों वाले एरिया में लगातार घटता आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पर लेकिन गांव वाले एरिया में यहां पर गरीबी रेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो यही बोला गया कि इंडियन पॉवर्टी रेट हैज जो बढ़ा है एक तरीके से, तो एक तरीके से बढ़ा है यहाँ पर आफ्टर मैनी डिकेड मतलब 1993 से लेके 2011 में यहाँ पर गरीबी घटती आ रही थी, पर अब रिसेंटली आकर यहाँ पर बढ़ी है गांव वाले एरिया में। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब पॉवर्टी निकल कर आती है ना, इसमें कई तरीके आप लोग देखते हैं। ठीक है, कई बार यहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, उनके पास में पैसा नहीं रहता है। ठीक है, उनके पास में चीज़ों एक तरीके से पढ़ाई उनकी अच्छी नहीं मिल पाती है, कल को काम मिलेगा, खाना खा पाएंगे वो नहीं खा पाएंगे, वो देखने को मिलेगा। गरीबी और के साथ में बीमारी भी आप लोगों को देखने को मिलती है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, भूखमरी, पानी साफ सुथरा नहीं मिल पाता है, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं रह पाती है, तो लिमिटेड एक्सेस टू द स्कूल। तो ये सारी दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि जो गरीब है वो एक तरीके से इतना गरीब है कि उसके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। अभी जो गांव के बारे में आप लोगों से बात करूं, ये क्यों बढ़ी है, यहाँ पर बेसिकली गरीबी थोड़ी कम हुई है गांव में, अमीरी क्यों बढ़ी है? जो छोटे छोटे किसान है ना, बेसिकली जिनके पास में छोटे छोटे जो एक तरीके से अपने जो जमीन है, उनकी जो बेसिकली चीजें अब थोड़ी सी बेटर हुई हैं। यानी कि ऐसा बोला जा रहा है कि हाई इनकम ग्रोथ हुई है उनकी जो बेसिकली इनकम है, ऐसी बातें यहां पर बोली जा रही है। तो ये पॉजिटिव चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। रियल इनकम है जो किसानों की, वो अगर बात करें, अगर जो छोटे छोटे किसान है उनकी बढ़ी है लगभग 10%, और जो थोड़े बड़े किसान है उनकी बढ़ी है लगभग 2%। यानी कि छोटे किसानों की इनकम ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू बड़े किसानों की, ये यहां पर ये डेटा बता रहे हैं। तो गांव में इसलिए गरीबी जो है वो थोड़ी कम हुई है हमारे देश के अंदर में, तो ये एक अच्छी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहां पर दो टर्म मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोग कंफ्यूजन में न लाए, आप लोग इसको बेसिकली देखिएगा। एक तो गरीब वो इंसान है जो रियलिटी में गरीब है, यानी कि एक इंसान बोलने लगे यार मैं गरीब हूं, मेरे पास में खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो सच्ची में गरीब है, उसको माना जा सकता है कि वो इंसान गरीब है। और कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इससे उसकी गरीबी पर कोई ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं पड़ता है, वो ऐसा का ऐसा ही गरीब रहने वाला है, उसकी गरीबी कोई ज्यादा चेंज होने वाली नहीं है। पर लेकिन एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या है? एक इंसान है उसके घर में जो है मर्सिडीज है, एक इंसान उसके घर में होंडा सिटी है, तो वो कहता है कि उससे जब पूछा गया एक अमीर घर के बच्चे से कि गरीबी क्या होती है, तो वो बोलता है कि मेरे घर में नई मर्सिडीज है, उसके घर में पुरानी मर्सिडीज है, तो वो हमसे गरीब है। ठीक है, मेरे घर में हम लोग जो है डेली जो है स्विमिंग पूल में नहाते हैं, वो स्विमिंग पूल में नहीं नहाता है, पर फिर भी उसके बाद में बाथ टब है, तो उसके घर में थोड़ी सी गरीबी है। ऐसी ऐसी चीजें आप लोग देखते हैं। यानी कि गरीबी जो है वो वही इंसान समझ सकता है जो रियलिटी में गरीब है। अगर एक अमीर इंसान को बोलो गरीबी क्या होती है, तो उसके लिए गरीबी है कि उसके पास में पुरानी गाड़ी है। अरे गरीब वो है जो बेसिकली जिसके पास में साइकिल भी नहीं है, ठीक है, जिसके पास में 2 वक्त का खाना भी नहीं है, जिसके पास में रोटी भी नहीं है। तो यहां से आप लोग देखते हैं अगर गरीबी और अमीरी के बारे में बात करें तो ये रिलेटिव पॉवर्टी होगी। एक के पास में नई मर्सिडीज है, एक के पास में पुरानी मर्सिडीज है। नई मर्सिडीज वाला बोला कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास में पुरानी मर्सिडीज है। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी देखने को मिलेगी। जैसे इकोनॉमी की कंडीशन चेंज होती है, इनकी जिंदगी में काफी चेंज होता है, क्योंकि इनकी जिंदगी में काफी अच्छे अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, अच्छी खासी जॉब चल रही है, इनकी जिंदगी अच्छी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये जो हाउस होल्ड है यहाँ पर, ये आप लोग काफी अच्छे लेवल पर अपनी जिंदगी जो है वो जीते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग बात करेंगे, इनकी जिंदगी जो है वो बड़ी ही सदमे में चलती है। वैसे यहाँ पर टर्म भी लिखा गया कि जब हाउस होल्ड जो है रिसीव करता है 50% लेस इनकम देन द एवरेज जो मीडियन इनकम है, तो उसको रिलेटिवली पुअर बोल देते हैं। पर लेकिन रियलिटी में एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होती है जिसकी जिंदगी में खाना पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा। तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो मैंने अभी यहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में बात कर दिया। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ और बातें डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और जहां से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मैं बात करता हूं आप लोगों से ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या बवाल है? ये काफी इंपॉर्टेंट बवाल है और ये ऐसा बवाल है इससे क्वेश्चन कई बार बन जाता है। मतलब मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे यहाँ पर अच्छे से। इसको बोलते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बातें की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि आखिर ये क्या है, इसके बारे में, कि इंडिया की रैंक कितनी है, इसके बारे में ऐसी ऐसी चीजें भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो इसको अगर आप लोग अच्छे से समझ पाओगे तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोगों को समझना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं और जहां से आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, वो एरिया आप लोग कभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो अभी अगर बात करें रिलीज किया गया था 2021 का, लास्ट टाइम जो रिलीज किया गया, उसमें इंडिया की रैंक क्या है वो आप लोग बताइए। ये रिलीज किसके द्वारा किया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये इंडेक्स जो है यहाँ पर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा मिलकर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में मिलकर यहाँ पर ये रिलीज किया जाता है। ठीक है,
यानी कि ये दोनों मिलकर यहाँ पर इसको रिलीज करते हैं और इसका नाम रखा गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यानी कि कई सारे डायमेंशन यहाँ पर चेक करते हैं गरीबी की। ऐसा नहीं इसको खाना नहीं मिल रहा तो बस ये गरीब है। यहाँ पर बोलते हैं हेल्थ से भी कोई गरीब होता है, कोई एजुकेशन से गरीब होता है और कोई यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड से गरीब होता है। तो 3 डायमेंशन है इनकी गरीबी चेक करने का, हेल्थ, एजुकेशन और उनका रहने का स्टैंडर्ड क्या है। पर लेकिन ये जो 3 डायमेंशन है इसको भी अलग अलग इंडिकेटर में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें 1, 2 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया यहाँ पर हेल्थ को, इसी के साथ में 1, 2 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया एजुकेशन को, और बचे हुए नीचे आप लोगों को देखने को मिलेंगे 6, यानी कि 6 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया लिविंग स्टैंडर्ड को। यानी कि टोटल मिलाकर 3 डायमेंशन जो है वो 10 इंडिकेटर में इनको डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात की जा रही है, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस की बात की जा रही है, कुकिंग, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग या एसेट्स इनकी बात की जा रही है। तो सबको अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखोगे, और सबके क्राइटेरिया को मिलाकर यहाँ पर बेसिकली इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो यानी कि ये होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसमें कई सारे इंडेक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन क्वेश्चन ये बन जाता है कि की इंडेक्स क्या है, की डायमेंशन क्या है। तो है हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि रहने का क्या क्राइटेरिया यहाँ पर चल रहा है। तो इन तीनों को देखकर जब यहाँ पर एजुकेशन, स्कूल अटेंडेंस, ड्रिंकिंग वाटर ये सारे को मिलाते हैं तो एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी निकल कर आती है। कोई पर्सन जो है वो मल्टी डायमेंशनल पोर हो सकता है, ही और सी डिप्राइव किया जा सकता है। उसको पता चला कि एक तरीके से कि उसको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, कई सारी और दिक्कत देखने को मिल रही है, उसको पता चला उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो ये सारे इशू आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसलिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में जब आप लोग थोड़ा सा अंदर घुसोगे ना तो यहाँ पर जैसे ट्राइबल कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो अलग अलग लेवल पर इनकी पॉवर्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर फीमेल की कंडीशन देखोगे तो आप लोगों को अलग लेवल की पॉवर्टी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर बात की जाती है कि इसके बारे में हम लोग को बातें करनी चाहिए कि कैसे पॉवर्टी को यहाँ पर मिटाना है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से काफी सारी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है गरीबी के। अगर गरीबी यहाँ पर मिट जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब सहारन जो अफ्रीका वाला रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी देखने को मिलती है। बहुत ही बुरी कंडीशन है, लोगों को एक वक्त का खाना नहीं मिल पाता है प्रॉपर वे में। तो उनकी गरीबी के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि गरीबी जो है वो इंसान जो है किसी को ना दिखाए। घर में कोई मर रहा है, उनके पास में पैसा नहीं है उसको ठीक कराने का, ये लगता है चलो मर रहा है तो मरी जाए अब, क्योंकि हमारे पास में पैसा तो है नहीं है इसको बचाने का। तो इस तरीके की कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इतनी बुरी सिचुएशन आप लोगों को जब देखने को मिले तो तब बुरी कंडीशन हो जाती है। ये मैंने बताया ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। एक और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यहाँ पर, वो था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसके बारे में भी आप लोग याद रख लीजिएगा अगर क्वेश्चन बन जाए। ये मैंने बता दिया इसको कौन प्रस्तुत करता है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है। देखिए ये तो दुनियादारी के लेवल पे प्रस्तुत किया जाता है, दुनिया भर की बातें बताता है, पर लेकिन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो हमारे देश की बातें बताता है। और वो कौन प्रस्तुत करता है, वो नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग उसको प्रस्तुत करता है यहाँ पर, और बेसिकली यहाँ पर ये है, ये ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर मैंने बता दिया इसको कौन प्रस्तुत करता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो हमारी कंट्री में प्रस्तुत किया जाता है, इसमें अगर अभी बात करें आप लोगों से किस किस की पोजीशन क्या क्या देखने को मिली पॉवर्टी के बारे में, तो बिहार जो था उसका हाईएस्ट शेयर देखने को मिला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। यानी कि बिहार जो था वो सबसे ज्यादा गरीब की कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। यानी कि एक तरीके से वहां पर बहुत सारी चीजें जो है खासकर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड सबसे बुरी कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर बात की जाए तो उसी को सुधारने की बात यहां पर की जा रही है, जिसके चलते इनके ऊपर फोकस दिया जा रहा है, ठीक है। और इसी के साथ में यहां पर चीजों को अच्छे करने की भी कोशिश की जा रही है। बाकी अगर बात करें, बिहार सबसे नीचे से टॉप कर रहा था और केरला जो है वो सबसे ऊपर से टॉप कर रहा था। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिहार के बाद में झारखंड, उत्तर प्रदेश और केरला के बाद में पुदुचेरी और लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये दो चीजें आप लोगों को जरूर याद रखिएगा अगर पॉवर्टी घटाने के बारे में बात यहां पर की जाती है। तो क्या क्या मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दी यहां पर। सबसे पहले तो कहां पर क्या क्या गरीबी घट रही है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखा दी। इसी के साथ में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है वो सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। देश के अंदर भी एक इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलता है गरीबी के बारे में, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहां पर मैं बहुत सारी स्कीम के नाम बताने वाला हूं और ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों को होने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहां से आप लोगों के लिए डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे देश में आज तक का कितनी ऐसी स्कीम है जो कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी को मिटाने के लिए या फिर लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए चलाई गई है। तो स्कीम का नाम, साल कौन सी में लॉन्च की गई है और यहाँ पर जो बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन जो है वो सही करा देगी या फिर कई सारे क्वेश्चन के अंदर कई सारी स्टेटमेंट सही करा देगी। तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को ध्यान से सुनना है, जहां पर भी कंफ्यूजन होगा बताना।
और हर एक स्कीम के बारे में नाम, उसकी शॉर्ट फॉर्म, उसका साल और उसकी मिनिस्ट्री, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और यहां पर मैं आप लोगों को बहुत ही पुराने से लेकर अब तक की सारी स्कीमें बताऊंगा। लिखने के लिए भी आ जाए डायरेक्ट, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछ लिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करें, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको IRDP बोलते हैं। तो गांव के डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, 1978 में स्टार्ट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि गांव के डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा नंबर की जो यहां पर है, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, 1985 में 1985 में लाई गई, और ये ग्रामीण के बारे में बात की जा रही है तो यहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि काम करती हुई नजर आती है इसको सुधारने के लिए। नेक्स्ट यहां पर तीसरे नंबर की जो स्कीम है यहां पर बात की जा रही है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, NOAPS, ये 1995 की स्कीम है यहां पर ये। तो ये बेसिकली ओल्ड एज के लिए बात की जा रही है, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नंबर 4 पर यहां पर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जिसको NFBS बोलते हैं, ये 1995 की ही स्कीम है यहां पर, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। इंटरेस्टिंग चीज अभी आप लोगों को बताऊंगा, अन्नपूर्णा ये 1999 से लेकर 2000 की स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आएगी। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2000 की स्कीम है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आएगी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, गरीबी हमारे देश में कम है नहीं, गरीबी हमारे देश में ज्यादा है, पर लेकिन हमारे देश में गांव में गरीबी ज्यादा है और शहरों में गरीबी कम है। जितनी गरीबी गांव में है, शहरों में उसकी आधी गरीबी है, यानी कि गांव में शहर के कंपेयर में डबल गरीबी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसीलिए मैक्सिमम जो स्कीम चलाई जा रही है वो गांव में गरीबी मिटाने के लिए चलाई जा रही है, क्योंकि गांव में गरीबी ज्यादा है, इसीलिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है, ये आप लोगों को बताना है। अभी और भी कई सारी स्कीमें, जैसे MG नरेगा हो गया, ये लोगों के लिए 2005 में स्टार्ट की गई ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बेसिकली गांव से ही रिलेटेड है ये भी। नेशनल ये बेसिकली रूरल लाइवलीहुड मिशन लाया गया 2011 में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब यहां पर शहरों के बारे में बात की जा रही है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013 में, यानी कि पुराने टाइम से हम लोग गांव की गरीबी मिटाते हुए आ रहे हैं। 1978 में शहरों पर फोकस करना स्टार्ट किया हम लोगों ने अभी आकर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर आ गई यहां पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सबके लिए था बेसिकली, यहां पर 2014 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। इसी के साथ में संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में लाया गया यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसी के साथ में यहां पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। प्रधानमंत्री यहां पर सुरक्षा बीमा योजना 2015 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। नेशनल जो बात करें यहां पर मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, यानी कि एक तरीके से जो जच्चा और बच्चा की ध्यान रखने के लिए ये एक स्कीम लेकर आएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY 2006 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो बेसिकली PMGKY 2016 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है सोलर चरखा मिशन 2018 में, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन प्लान, जो कि पोषण अभियान जिसको बेसिकली बोला गया 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको PM सेवा निधि भी बोला गया 2020 में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। तो मैक्सिमम स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि गांव के लिए है, जो कि महिलाओं के लिए है, और बच्चों के ऊपर फोकस दे रही है, और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दे रही है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में सारी की सारी स्कीम क्या कर रही है, ये गरीबी को मिटाने का यहां पर काम कर रही है। और मैंने आप लोगों को बताया, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आप लोग जाएंगे, तो पहला ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो बेसिकली गरीबी को मिटाने के बारे में बात करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 ही गरीबी को मिटाने के बारे में बात करता है। 2 और 3 किसके बारे में बात करते हैं, ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए कि गरीबी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्कीम है उनकी मिनिस्ट्री और किस डेट में यहां पर इनको बेसिकली लॉन्च किया गया। तो ये अलग अलग रीजन से भी आप लोग इनको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, कहीं पर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग का बन सकता है। इसलिए सारी की सारी स्कीम जो है वो एक जगह इकट्ठी करके आप लोग को बता दी। कोई भी डाउट इससे रिलेटेड अब आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो बताएगा, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है।
तो क्या क्या कवर किया इस आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो पॉवर्टी के बारे में बातें की है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसके बारे में बात की। कितनी गरीबी घट गई है वो हम लोगों ने देखा, कहाँ कहाँ पर कितनी गरीबी है और इसके बारे में हम लोगों ने कुछ डेटा भी देखा, कहाँ से गरीबी ज़्यादा घटी है और कहाँ से गरीबी कम घटी है वो हम लोगों ने जाना। शहरों में गरीबी कम और यहाँ पर गाँव में गरीबी क्यों ज़्यादा है वो देखा। पिछले एक दशक में अगर बात करें गरीबी की हालत के बारे में जाना, क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है वो हम लोगों ने समझी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के साथ साथ में मैंने आप लोगों को अपने देश के अंदर में जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया था वो भी बताया, यानी कि 2 इंडेक्स भी आप लोगों के यहाँ पर तैयार कर दिए। और ये सारी की सारी जो स्कीम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीपीटी मिल जाएगी, जाकर इनको आप लोग बेसिकली देख लेना। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। अब बात करता हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, वैसे तो कई सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूं, पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर अब आप लोगों को देना है। बात की जा रही है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक के संकेत के यहां पर बेसिकली रिलेटेड कौन सा सही है। बोला गया ईयर ऑफ स्कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इसी के साथ में मैटरनल मोर्टेलिटी और कुकिंग फ्यूल, ठीक है। तो सही आंसर यहां पर क्या है, अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बात करनी है तो सही आंसर आप लोगों को देना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 2 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल सही दोगे, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद में आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद में आंसर देखना है बेसिकली। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर यहां पर इसका सी। कैसे मतलब, सी आंसर 1 2 4 1 2 4। मैंने यहां पर मैटरनिटी मोर्टेलिटी के बारे में बात की है, कहीं पर नहीं किया ना। अगर आप लोग देखें यहां पर कहीं पर मैटरनिटी मोर्टेलिटी के बारे में लिखा हुआ है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। ये क्वेश्चन जो था ये बेसिकली और ज्यादा आप लोगों के लिए अपग्रेडेड करके बनाया जा सकता था अगर इसमें बात कर देते कुछ इस तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया है, ठीक है। जो मैंने बताया ना, गरीबी गांव में बढ़ रही है, शहरों में घट रही है, वो सब चीजें। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए रहते ही रहते हैं। इसके साथ में मैं आप लोगों को आर्टिकल के अंदर ही बताता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये करंट और स्टैटिक का कॉम्बिनेशन है। तभी आप लोग को जो है ये डिस्कशन में मजा आता है, क्योंकि सारी चीजें एक साथ में आप लोग की कवर हो जाती है। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठो तो एसएलवी फैमिली मेंबर होने के नाते आप लोगों को पेपर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये पेपर तो हम लोगों ने ही बना रखा है। तो इस तरीके का मजा है, तभी पढ़ने का मजा है, वरना तो चीजें चलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ओके। तो ये होगी इसके बारे में सारी बातें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, या फिर आप लोगों को अगर लगता है या जो भी सजेशन देना है वो भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा। ये काफी अच्छे से इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन किया गया, बेसिकली एक्सप्लेन सीरीज में कवर किया गया। काफी डिटेल में ये आर्टिकल में कवर करने वाला हूं। एक एक पॉइंट आप लोगों को यहां पर जाने को मिलेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो आर्टिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर के अंदर आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे से आप लोग टॉपिक को समझ पाएंगे उतने ही अच्छे से आप लोग उसको एग्जाम में ढंग से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट जो है वो ढंग से कवर करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कुछ सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बात की जा रही है यहाँ पर परबॉइल्ड जो राइस के बारे में, ये कैसे राइस होते हैं और आखिर क्यों न्यूज में आ गए, इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। क्या क्या प्रोसीजर होता है वो भी हम लोग समझेंगे। इससे आप लोगों के माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी होने वाली है। अगर आप लोग एक किसान के बच्चे हैं तो इंटरव्यू के अंदर आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान से सुनना है। पूरा का पूरा आर्टिकल जो है यहाँ पर एक पर्टिकुलर टर्म के चारों ओर घूमेगा, और यह है परबॉइल्ड राइस, यानी कि उबले हुए चावल आप लोग इनको बोल सकते हैं। ये बेसिकली हमारे देश में कई सारे राज्य में आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तेलंगाना से इनको खरीदने के लिए मना कर दिया गया, जिसके चलते यहाँ पर तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव, उनके द्वारा यहाँ पर अभी धरना दिया गया, जिसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। तो इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। सेंटर ने ये बोला है कि हमारे पास में इतनी मनी नहीं है कि हम लोग इनको खरीद सकें, और यहाँ पर अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है इन चावल को खरीदने की। तो आखिर मुद्दा क्या बना, मैं सारी बातें आप लोग को बताऊंगा। एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा अगर ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल को ऐसे सुना करो कि आज सुन ले तो आज के बाद में सुनने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके से सुनना, ठीक है। बात करते हैं। बात की जा रही है कि पहले यहाँ पर परबॉइल्ड जो राइस हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू चावल को निकाला जाता है। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, जैसे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पेड़ी है, ठीक है,
उसको बाद में क्या किया जाता है, इसको वाटर में सोक किया जाता है लगभग 3 से लेके 5 घंटे तक का। और जो पानी रहता है वो 65 से लेके 70 सेंटीग्रेड का डिग्री सेंटीग्रेड का आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर यहां से इसको पानी से निकाला जाता है और फिर यहां पर इसको बेसिकली स्ट्रीमिंग की जाती है, ठीक है, सेम लेवल पर। फिर इसको बेसिकली क्या किया जाता है, इसको सुखाया जाता है। सुखाया तो वैसे आप लोग इसको एक तरीके से सुखा सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट भी इसमें रह जाता है लगभग 15% के करीब। तो कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। नहीं, कहने का मतलब यह कि चावल को पानी में डालकर फिर उबालकर फिर सुखाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये प्रोसीजर करने में यहाँ पर अलग अलग राज्य जो है उनके द्वारा ये प्रोसीजर किया जाता है। ये चावल के इस प्रोसीजर के चलते चावल की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ये माना जाता है। तेलंगाना जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा ये काम करता है, लगभग 16.52 लाख टन। आंध्र प्रदेश 0.6, सबसे ज्यादा आप लोगों को तेलंगाना और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। पहले नंबर पर है तेलंगाना और दूसरे नंबर पर आप लोगों को तमिलनाडु नजर आएगा, ठीक है। ये दो आप लोग कम से कम जरूर याद रखेगा। आंध्र प्रदेश में काफी कम है। अपर आप लोग कंफ्यूजन हो जाए कि यार आंध्र प्रदेश तो ऐसे ही लगता है तेलंगाना के साथ में ही था तो वहां पर ज्यादा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है अगर क्वेश्चन कल को कोई पूछ ले तो। अभी मुद्दा यहां पर ये निकल कर आ रहा है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। यहां पर जो ये राइस है एक तरीके से ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। जब यहां पर ये काम किया जाता है इनके साथ में, ठीक है, उनको पहले उबाला गया फिर उनको ठंडा किया गया, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। ये बेसिकली फॉलो किया जाता है इंडिया के अंदर में एंशिएंट यानी कि पुराने टाइम से, ठीक है। कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है इसकी कि ये चावल ऐसे होगा, क्योंकि सब अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जैसा जिसको लगता है उसके हिसाब से उसमें चेंज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फूड मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर वो ऐसे है, इसके बारे में बातें करती है, पर लेकिन कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर सेंट्रल फूड जो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर एक प्रोसीजर देता है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो है यहाँ पर ये इसी इंस्टीट्यूशन का है, जो कि यहाँ पर ये बताता है। ये इसके द्वारा एक प्रोसीजर दिया गया कि आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया ये कॉमन रहता है बेसिकली। फिर उसके बाद में इसको पानी में डालकर निकालकर सुखाया जाता है। तो कई बार इसको जैसे धूप में सिखा लिया तो वो भी एक प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब इनको पानी से निकाला जाता है तो यहाँ पर परबोइल्ड राइस जो है वो कुछ येलोइश कलर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब आप लोग इनको कंपेयर करते हैं जो हमारे व्हाइट राइस होते हैं, इनके पानी में डालकर उबालकर सुखाए जाने वाले आलू बोल रहा हूं जो चावल है उनकी जो कलर है आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ये चावल जो है यहाँ पर अभी आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से अगर बात करूं तो मेनली इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से खरीदे नहीं गए। आखिर क्यों नहीं खरीदे गए, जब इतने सारे चावल देखने को देश के अंदर मिल रहे हैं, लगभग 40 लाख के करीब आप लोगों को यहाँ पर जो मैट्रिक टन हमारे देश में चावल देखने को मिलते हैं। अभी अप्रैल के अगर महीने की बात करें 2022 के, तो ये डेटा आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। सेंटर ने अभी क्या किया यहाँ पर, कुछ तो हमारे यहाँ से जो चावल है हमारे देश के अंदर से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया अलग अलग रीजन से। जैसे कि कुछ यहाँ पर बेसिकली सेंटर ने प्रोक्योर किए 1.36 ये यहाँ पर ये अगर बात करें लाख मीट्रिक टन राइस फ्रॉम तेलंगाना 2020-21 में, यानी कि तेलंगाना से लास्ट ईयर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला चावल जो है वो खरीदे गए थे खरीफ जो सीजन के लिए। पर लेकिन अगर अभी के बारे में आप लोग बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड और उड़ीसा से खरीद लिए, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को झारखंड देखने को मिलेगा और यहाँ पर उड़ीसा देखने को मिलेगा। तो इन दोनों से यहाँ पर ये चावल खरीद लिए। और यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करें प्रोक्योरमेंट जो था तेलंगाना से, वो प्रोक्योरमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिला, उसके लिए मना कर दिया कि हमारे पास में अभी इसका कोई प्लान नहीं है। तो इसके चलते तेलंगाना को जो है वो गुस्सा आ गया, उसने बोला ऐसे कैसे काम चलेगा, इतना सारा हमारे यहाँ पर ये चावल रहता है और सेंटर अगर प्रोक्योर नहीं करेगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा भैया। तो ये सारे इशू यहाँ पर देखने को मिले। तो इसी के चलते ये जो है काफी ज्यादा न्यूज में आ गया, उनके द्वारा धरना देना जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, हमारी कंट्री में एक इंस्टीट्यूशन के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसके फायदे नुकसान मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले अगर बात करें इसको बेनिफिट क्या रहता है और डिसएडवांटेज क्या रहता है जब हम लोग चावल को यहाँ पर बेसिकली पर बॉइलिंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि चावल जो है यहाँ पर वो थोड़े टफ हो जाते हैं ज्यादा, यानी कि जितने टफ चावल नॉर्मल रहते हैं उससे ज्यादा टफ हो जाते हैं। टफ होने की वजह से यहाँ पर जो कर्नेल यानी कि जो इनके बीज हैं वो टूटते नहीं है, वो नहीं कहते, कई बार किनकी चावल हो जाते हैं, छोटे छोटे चावल हो जाते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली अगर थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में ज्ञान होगा तो आप लोगों को पता होगा जो चावल टूट जाते हैं ना, छोटे छोटे चावल हो जाते हैं, उनकी खिचड़ी बड़ी अच्छी बनती है। ठीक है, नॉर्मली जब भी खिचड़ी बनाई जाती है तो आप लोगों ने उनके बारे में सुना भी होगा। ठीक है, खिचड़ी बड़ी अच्छी बनती है और खीर भी उनकी ठीक बन जाती है। पर लेकिन अगर चावल बनाने पर्टिकुलर खाने के लिए दाल चावल या फिर राजमा चावल या फिर छोले चावल या फिर पनीर चावल, मतलब इन जो मैंने नाम लिए हैं अभी इनमें से कौन सा आप लोगों का फेवरेट है ये बताइए पहले तो। ठीक है, मुंह में पानी तो नहीं आया कोई से के ऊपर से नींबू डालने को नहीं बोलूंगा क्योंकि नींबू जो है बहुत महंगा है। ठीक है तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो आपको सारी चीजें बताई गई हैं, यहाँ पर दाने टूटते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। अगर ये प्रोसीजर के थ्रू चावल निकल जाता है तो दाने टूटने के चांसेस नहीं रहते हैं।
तो पर बॉइलिंग जो है वो इंक्रीज कर देती है न्यूट्रिशन वैल्यू राइस की, ये भी बात बोली जाती है। और यहाँ पर बॉइल्ड जो राइस है उनके अंदर हाइयर रेजिस्टेंस रहता है इंसेक्ट लगने का, या फिर एक तरीके से जो फुई नहीं लगती है, जो जिसको आप लोग फंजी बोलते हैं, फंगाई बोलते हैं, ठीक है, फंगस लग जाता है जो बेसिकली, वो भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये इसके फायदे देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको फॉलो किया जाता है। पर लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो नुकसान भी होंगे कुछ, जी हाँ बिल्कुल है। वो क्या क्या बता देता हूँ। राइस जो है वो ज्यादा डार्क से हो जाते हैं, जैसे मैंने भी बताया आप लोगों को। राइस जो है वो थोड़े से येलोइश कलर में ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो पैराबोइल्ड राइस नजर आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो पैराबोइल्ड राइस है यहाँ पर ये अगर बात करें, इनके अंदर में हाई इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जो यहाँ पर नॉर्मल राइस निकाल कर लेकर आते हैं। यानी कि इसको करने का प्रोसीजर थोड़ा महंगा हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ी सी एक तरीके डिफरेंट तरीके की स्मेल भी आती है। आप लोग खुद देखिए, किसी कपड़े को धुलते हैं, ठीक है, और मान लीजिए उसको थोड़ा सा गीला सा छोड़कर रख दिया ऐसे ही, तो स्मेल सी हो जाती है, तो हल्की सी डिफरेंट सी स्मेल भी आने लगती है इसके अंदर में। तो इसलिए ये बोला जाता है कि ऐसे चावल जो कि यहाँ पर जैसे कि बासमती चावल टाइप के रहते हैं, जिनके अंदर से एक डिफरेंट खुद की खुशबू आती है, जो कि एक तरीके से अलग चावल है, उनको यहाँ पर इस प्रोसीजर के थ्रू नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके लिए मना की जाती है। ये यहाँ पर बात की जाती है कि ऑल राइस वेराइटीज सुटेबल फॉर पैराबोलिंग। अगर आप लोगों से पूछे यहाँ पर, तो ऐसा है कि यहाँ पर आप लोग जनरली कर सकते हैं सबको, पर लेकिन वो वैरायटी जिसके अंदर से थोड़ी सी एरोमेटिक यानी कि थोड़ी सी खुशबू आती है, उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर वो अपनी जो खुशबू खुद की है, जो नेचुरल उसकी खुशबू है, वो यहाँ पर लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेडी प्रोसेसिंग रिसर्च जो सेंटर है, ये कहाँ पर है हमारे देश में, ये है बेसिकली तंजावुर के अंदर। और ये तंजावुर कहाँ पर है, किस राज्य के अंदर, ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइए। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, अलग अलग प्रोसीजर और भी फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर 3 स्टेज का रहता है, जैसे बात की जा रही है यहाँ पर सोकिंग, ठीक है, स्टीमिंग और इसी के साथ में ड्राइंग, इनके सुखाना। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कल को अगर क्वेश्चन पूछ जाए तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। फूड जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, वो पैराबोइल्ड राइस जो है पर एनम जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, ताकि लोगों को अच्छा खासा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिल सके। मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर पैराबोइल्ड राइस जो है वो बेसिकली कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी रिसेंटली थोड़े से डाउन किए गए हैं कई सारे रीजन की वजह से। हालांकि अगर बात करें यहाँ पर कई सारे राज्य में इनकी संख्या जो बढ़ गई है, जैसे झारखंड, केरला, तमिलनाडु, जहां पर अभी आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एफसीआई जिसको आप लोग बोलते हैं, वो हमारी कंट्री में प्रोक्योरमेंट का काम करता है ये सारे चावल को इस तरीके से, ठीक है। तो वहां से अभी बढ़ा है, तो स्टॉक भी है यहाँ पर हमारी कंट्री में सफिशिएंट, ये माना जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोगों से बात करें तो कई सारी कंट्री जो है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें चाइना में सबसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर यूज होता हुआ पाया जाता है। इंडिया के अंदर भी अच्छा खासा यूज होता है, इंडोनेशिया के अंदर, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार। तो ये वो देश हैं जहां पर काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इसकी मार्केट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। बाकी अगर चावल के बारे में मेनली आप लोगों से मैं बात करूं देश के अंदर, तो आप लोग याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइस के बारे में। ये कैसी फसल है, ये खरीफ फसल है। गेहूं कैसी फसल है, मैंने आप लोगों को वीट के बारे में डिस्कस किया था, तो वीट कैसी फसल है आप लोग बताइए, गेहूं कैसी फसल है। ये खरीफ फसल आप लोगों को देखने को मिलेगी। टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबोव 100 सेंटीमीटर। क्योंकि चावल की खेती के बारे में आप लोगों को पता है, धान जो है वो हमेशा पानी में खड़ा रहता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि पंजाब जैसे रीजन में चावल नहीं उगाने चाहिए, क्योंकि वहां पर पानी की कई बार खपत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। नॉर्थ और इसी के साथ में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर में यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर कोस्टल एरिया में और जो डेल्टिक जो रीजन है वहां पर चावल काफी ज्यादा उगाए जाते हैं। मोटे मोटे तौर पर बोले सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में उगाए जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है। तो ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया उत्तर प्रदेश, और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा पंजाब। यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल उगाए जाते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। पंजाब के अंदर तो जब से यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन देखने को मिला, 3 तक खेती ले लेते हैं एक साल के अंदर में। इसके चलते यहाँ पर पानी की काफी ज्यादा खपत होती है और इसको चलते क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इसकी वजह से यहाँ पर काफी सारी दिक्कत ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलती है। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या बात की इस आर्टिकल के अंदर में हम लोगों ने, पहले तो ये देखा कि ये न्यूज में क्या है, तेलंगाना की वजह से पैराबोइल्ड राइस क्या होते हैं, अब कंफ्यूजन है या फिर नहीं, बताइए। क्या प्रोसीजर होता है, इनका कलर चेंज होता है, किस किस राज्य में सबसे ज्यादा यहाँ पर ये राइस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इसके बारे में यहाँ पर क्या किन किन सब चावलों को कर सकते हैं, नहीं कुछ ऐसे चावल हैं जिनको नहीं कर सकते, फायदे और नुकसान इसके क्या देखने को मिलते हैं वो मैंने बता दिए। देश में चावल सबसे ज्यादा कहां पर उगाए जाते हैं वो बातें हम लोगों ने देख ली। इंटरनेशनल लेवल पर भी इनकी मार्केट कहां कहां पर है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब आप लोगों के सामने होंगे क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोगों को करना है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ द पैराबोइल्ड राइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखनी कौन सी करेक्ट या फिर इनकरेक्ट है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है।
तो बोला गया है पैराबोलिक राइस जो है बेसिकली पैराबोलिक जो है ये टफ बना देता है उसको, वो बातें की जा रही है। और कर्नेल जो है वो नहीं हो पाता है, इनके दाने नहीं टूटते इसलिए, ठीक है। पैराबोलिक राइस जो है वो इंक्रीज करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू और ये हायर रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं फंजाई और या फिर इंसेक्ट्स को। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो याद रखिएगा अगर करेक्ट पूछा जाता तो आंसर जो था वो यहां पर हो जाता ऑल ऑफ द अबव, पर लेकिन यहां पर नन ऑफ द अबव है तो आंसर इसका डी हो गया, क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों को बताई है वो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ी है। तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है खरीफ क्रॉप के बारे में इंडिया के अंदर में, और यहां पर बेसिकली यूपीएससी 2019 में यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी अगर आप लोगों को जो मैंने बातें पढ़ाई हैं उसको भी अगर यूज करोगे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन निपटा दोगे आप लोग। बोला गया एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, ठीक है, यानी कि देश के अंदर में सबसे ज्यादा एरिया जो है वो राइस कल्टीवेशन का है। अगर यहां पर आप लोग देखोगे पहली स्टेटमेंट में और दूसरी स्टेटमेंट में 1 दे रखी है और यहां पर करेक्ट पूछा गया, तो इसका मतलब यह कि मैंने अभी बताया कि चावल हमारे देश में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, सबसे ज्यादा खाए जाते हैं, इसके बाद में गेहूं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगा, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब आंसर यहां पर या तो फर्स्ट होगा या फिर यहां पर डी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आधा क्वेश्चन आप लोगों का खत्म हो चुका है। बात की जा रही है एरिया अंडर द शुगर कैन कल्टीवेशन हैज द स्टेडली डिक्रीज, ठीक है। ऐसा नहीं है, कल्टीवेशन गन्ने की खेती अगर आप लोग देखोगे ये बेसिकली फिलहाल के टाइम पर बढ़ती जा रही है। जिन एरिया में गन्ने उगाए जाते हैं उन किसानों ने आज के दिन में सारी चीजें छोड़कर गन्ने उगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गन्ना एक कैश क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बार लगाने के बाद में पहली टाइम पर अगर बात करें काटने के बाद में फिर दूसरी फसल देता है और कई बार तो तीसरी फसल भी देता है। तो गन्ने की खेती जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर किसान के घर से आप लोग निकल के आते हैं तो ये बात भी आप लोग जानते होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहां पर गलत होगी। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, सीधा सीधा आंसर ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। सारी चीजें किताबों में नहीं लिखी होती हैं और सारी चीजें पढ़ाई भी नहीं जाती हैं, पर हाँ अगर कॉमन सेंस आप लोग यूज करोगे तो क्वेश्चन का आंसर जो है बड़ी ही फ्रीक्वेंटली आप लोग दे दोगे। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एरिया ऑफ कल्टीवेशन, अगर एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ द शुगर कैन, जो यहां पर कल्टीवेशन जो कॉटन है वो ज्यादा है शुगर कैन की कंपेयर में, ये बातें बोली गई हैं, ठीक है। तो ये आज का बेसिकली क्वेश्चन का आंसर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर कुछ आप लोगों के सामने पॉइंट भी हैं, जैसे राइस के बारे में यहां पर बात करें, कोरेस सीरियल के बारे में, ऑयल सीड, शुगर कैन, कॉटन के बारे में। तो यहां पर कल्टीवेशन के बारे में आप लोग देखते हैं सबसे ज्यादा जो राइस है, ठीक है। इसके बाद में सारी चीजें आप लोगों के सामने दे रखी हैं, यहां पर कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर कौन सी स्टेटमेंट सही है। यूपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया, खरीफ क्रॉप कौन सी है, यहां पर ये आप लोगों के सामने है। बड़े ही आसान सा क्वेश्चन अगर बोला जाए तो सीधी क्वेश्चन है बेसिकली अगर बोला जाए तो। बात की जा रही है कॉटन, ग्राउंडनट, राइस और यहां पर वीट, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पता है, मैंने अभी आप लोग क्या बताया, अभी बताया जो राइस है वो क्या है, बेसिकली खरीफ क्रॉप है। तो यानी कि ये वाला खत्म हो गया आप लोगों का, एक स्टेटमेंट आप लोग यहां पर चलेगी क्योंकि उसके अंदर राइस नहीं है, ठीक है। जो वीट के बारे में अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने अभी 2 दिन पहले पढ़ा है कि आप लोगों को पता है वीट कौन सी क्रॉप है, एक तरीके की रबी क्रॉप है और फोर्थ इसके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर फोर्थ नहीं आना चाहिए तो 2 स्टेटमेंट आप लोग यहां पर ये चलेगी। तो इस तरीके से आंसर जो होगा अब यहां पर बी और सी में से आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं ऐसे एग्जाम के अंदर में, तो ये समझिए अब आप लोगों के चांस हो गए कि 50-50 चांस हो गए क्वेश्चन के सोल्व होने के, जो कि पहले 1/25 चांस थे, ठीक है। यानी कि पहले 20% चांस थे, अभी यहां पर आप लोगों के यहां पर 50% चांस हो गए, पहले 1/4 चांस थे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहां पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। सही आंसर यहां पर क्या है, सही आंसर है इसका सी, ठीक है। तो सी आंसर यहां पर इसका सही होगा, यानी कि वीट नहीं है बस ओनली यहां पर, बाकी की सारी क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये कौन से सीजन की है, ये खरीफ सीजन की क्रॉप आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो हल्का सा आइडिया कम से कम आप लोगों को होना चाहिए इन चीजों का, कल को क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। तो टॉपिक के साथ में 3 क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के यहां पर कवर करा दी, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा पूछे गए थे और एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वाले आर्टिकल में देखा। तो इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर भी आप लोग आगे बढ़ोगे तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये द हिंदू के अंदर कवर किया गया था और भी कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया गया। बात करेंगे यहां पर अभी हमारी कंट्री में सिक्योरिटी को एक थ्रेट देखने को आप लोगों को मिल रही है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। अभी हुआ क्या, हमारी कंट्री में पर्टिकुलर कुछ मोबाइल फोन मिले और ये मोबाइल फोन नॉर्मली अगर बात करें ये इरिडियम सैटेलाइट फोन इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इरिडियम सैटेलाइट फोन है यहाँ पर, ये अभी बेसिकली यहाँ पर हमारी कंट्री में देखने को मिले और नॉर्मली यहाँ पर ये वो सैटेलाइट फोन है जो कि यूएसए के फोर्स के द्वारा अफगानिस्तान में यूज किए जाते थे।
बेसिकली वाईफाई इनेबल जो थर्मल इमेज डिवाइस जो कि हेल्प करती है यहाँ पर टेररिस्ट को एस्केप करने में, सिक्योरिटी जो फोर्स है उनसे बेसिकली, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम पे, ठीक है। तो ये अगर बात करें ऐसी चीजें अगर बेसिकली कश्मीर वैली के अंदर पाई जा रही है तो ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए कश्मीर वैली के अंदर थ्रेट है। पहले ऐसी चीजें नॉर्थ कश्मीर में पाई जाती थी, अब साउथ कश्मीर में भी ऐसी चीजें पाई जा रही हैं, तो ये काफी बुरी बात आप लोग बोल सकते हैं। ये जो फोन है ये नॉर्मली सैटेलाइट को यूज करते हैं, तो इसके चलते इनको पकड़ना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनको यूज किया जाता है जहां पर नेटवर्क भी नहीं आते हैं वहां पर भी ये काम कर पाते हैं। तो नॉर्मली हमारी सिक्योरिटी फोर्स वगैरह जो है वो यहाँ पर इनको यूज करती है। पर लेकिन अगर टेररिस्ट यहाँ पर इनको यूज करें तो ये सोचने वाला मुद्दा है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी कंट्री में सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके बारे में अगर बात करूं, नॉर्मली ये जो ऐसे फोन जो होते हैं इनमें आप लोग वॉइस मैसेजिंग, डेटा रिसीविंग कहीं से भी अर्थ के ऊपर से जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये नॉर्मली किसको दिए जाते हैं, जैसे कोई एडवेंचर करने वाला है, पहाड़ों पर जा रहा है, ठीक है, कोई अगर बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेवलर है, वो अगर किसी एरिया में जा रहा है उसको दिया जाए ताकि कोई दिक्कत हो तो उसको पता चल जाए गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट के वर्कर के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से है ये लेटेस्ट अभी फोन जो है ये कैटेगरी के हैं जो कि हाई ग्रेडेड ड्यूरेबिलिटी आप लोगों को इनकी देखने को मिलेगी, यानी कि काफी अच्छे फोन यहाँ पर ये निकलकर सामने आते हैं। नॉर्मली अगर बात करें जो बॉडी है नेशनल टेस्टिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको NATRO बोलते हैं और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा यहाँ पर ये फाइंड किए गए। अभी रियल टाइम इंफॉर्मेशन में अगर बात करें तो सैटेलाइट फोन इन कश्मीर में अगर देखने को मिल रहे हैं तो ये दिक्कत हो सकती है। 2008 के बाद में मुंबई टेरर अटैक की जब हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के द्वारा इसके ऊपर फर्स्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाई गई और 2012 में कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के थ्रू। यानी कि कोई आप लोगों से पूछे इन फोन के ऊपर हमारी कंट्री में बैन लगाया गया है, वो किस एक्ट के थ्रू लगाया गया है, तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के थ्रू यहाँ पर लगाया गया कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है वो इसको यूज नहीं करेगा, यहाँ गवर्नमेंट की हेल्प से यहाँ पर इनको यूज किया जा सकता है। इरिडियम जो कम्युनिकेशन इंक है यहाँ पर बेसिकली है, ये अमेरिकन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को यहाँ पर मैकलन वर्जीनिया के अंदर देखने को मिलेगा। इसके द्वारा ये फोन बनाए जाते हैं जो कि अफगानिस्तान में इनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर यूज किए जाते थे अपनी सिक्योरिटी फोर्स के साथ में कॉन्टैक्ट रखने के लिए और चीजों को सही से अरेंज करने के लिए। तो ये जो फोन है यहाँ पर अगर कश्मीर में मिल रहा है तो ये काफी एक सदमे वाली बात भी आप लोग बोल सकते हैं। 66 एक्टिव सैटेलाइट जो यूज वर्ल्ड वाइड वॉइस, इसी के साथ में डेटा कम्युनिकेशन ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। हैंड 4 जो बेसिकली एक फोन है जिसको ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल और रिसीव करने के लिए भी यूज किया जाता है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, तो साइंस एंड टेक के अंदर भी वैसे आप लोग बात कर सकते हैं इस फोन के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारी कंट्री में सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उसकी एक स्कीम है उड़ान। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो ये अभी हमारी कंट्री में इससे रिलेटेड एक अवार्ड है जिसको बोलते हैं एक्सीलेंस अवार्ड इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये यहाँ पर अभी किसको दिया जा रहा है, ये यहाँ पर बेसिकली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की जो उड़ान स्कीम है उसको यहाँ पर मिला है। तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, उड़ान के बारे में तो बातें करूंगा और अवार्ड के बारे में भी आप लोगों से बातें करूंगा। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप लोगों से बन सकता है और इसी के साथ में यहाँ पर ये एक तरीके से अवार्ड की कैटेगरी में भी आप लोगों से पूछा जाए तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का ये फ्लैगशिप एक स्कीम है जिसमें उड़े देश का आम नागरिक यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला और प्राइम मिनिस्टर जो हमारी कंट्री में उनके द्वारा अवार्ड दिया गया एक्सीलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 2020 के तहत यहाँ पर इनोवेशन जर्नल और सेंट्रल की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर बात करें, आप लोगों को पता है हमारे देश में 21 अप्रैल जो है वो हम लोग किस डे में सेलिब्रेट करते हैं, तो 21 अप्रैल जो है सिविल सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी के चलते सिविल सर्विसेज डे पर यहाँ पर इस तरीके से अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हमारे कंट्री में किए जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो रिसीव करेगी अवार्ड 21 अप्रैल को। ये बातें यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी जा रही हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अगर किसी के द्वारा दी जाती है, कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई स्टेट या फिर गवर्नमेंट का कोई बॉडी होगी, तो उनको यहाँ पर ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ये जो अवार्ड है एक तरीके से गुड गवर्नेंस, क्वालिटी अचीवमेंट, जो उसकी एक तरीके से अच्छी, जो उसकी एक तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली उसके बेस में दी जाती है। इसमें ट्रॉफी रहती है और 10 लाख रुपए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इस अवार्ड के अंदर में। तो ये पर्टिकुलर बातें हो गई। अब स्कीम के बारे में बातें करूं, 2016 में ये स्टार्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। किसके अंडर में है आज के डेट में उड्डयन मंत्रालय, आप लोग बताइए। ये बेसिकली बात करती है एस्पायरेशन ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है। और इसका जो बेसिकली विजन आप लोगों को देखने को मिलेगा वो काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे ढांचागत विकास करनी है, कैसे कनेक्टिविटी करनी है टायर 2 और टायर 3 सिटी के अंदर में। ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि रीजनल एविएशन जो मार्केट है उसको बेसिकली कनेक्ट किया जा सके, इसीलिए रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं और अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। फर्स्ट जो ये स्कीम है ये काफी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में अपने ही तरीके की।
इसको यहाँ पर एक तरीके से स्कीम को यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 2016 में, पर लेकिन सही से इसको सही तरीके से स्टार्ट किया गया 2017 में, ठीक है। 2,500 की कैप रखी गई यहाँ पर 1 आवर जो बेसिकली कमर्शियल फ्लाइट के लिए, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर बेसिकली अगर 1 घंटे की फ्लाइट रखते हैं तो उसके लिए ओनली 2,500 रुपये आप लोगों को देने पड़ेंगे। अगर 1 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट है तो पैसा आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि ये लोगों के लिए जो लो डिस्टेंस पर ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद स्कीम बोल सकते हैं। इसी के साथ में प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2006 में इसको स्टार्ट किया गया। बेसिकली लोगों की सर्विस को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये जो अवार्ड है यहाँ पर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जैसे मैंने भी बताया यहाँ पर, और एक ट्रॉफी देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि ताकि लोग जो है वो ढंग से काम करें और सही तरीके से अपनी एक तरीके से ड्यूटी को परफॉर्म कर सके, क्वालिटी को अचीव किया जा सके अच्छे लेवल पर। तो ये उड़ान जो है बेसिकली कृषि उड़ान स्कीम भी आप लोगों को देखने को मिली थी, 2020 में लॉन्च की गई थी। तो इसके तहत हम लोग कृषि से रिलेटेड चीजें भी अभी हम लोग क्या कर रहे थे, लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। तो यहां से भी क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैंने आप लोग को डिटेल में डिस्कस कर दी। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने नेशनल सिविल सर्विसेज डे के बारे में एक पूरा आर्टिकल डिस्कस कर दिया सिविल सर्विसेज के डे के साथ में, ठीक है। चावल के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया, जो चावल है बेसिकली पैरबोइल्ड वाइट राइस के बारे में, सारी बातें मैंने आप लोग को बता दी। और यहां से कई सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखे, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं तो मैंने कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस किए। तो एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो गया। गरीबी के बारे में कई सारी बातें मैंने आप लोग को बताई, भुखमरी और गरीबी के बारे में आप लोग यहाँ पर देखते हैं। कई सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई डिटेल में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉवर्टी इंडेक्स और ये जो मिनिस्ट्रीज और ये स्कीम बताई है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बातें की वो किसके बारे में बातें की, हम लोगों ने यहाँ पर बातें की ये बेसिकली एक पर्टिकुलर आप लोगों के सामने है बेसिकली सैटेलाइट फोन, जिसके बारे में हम लोगों ने बातें की, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की, और यहां पर इसी के साथ में जो अवार्ड है उसके बारे में मैंने आप लोगों से बातें की। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताना, फीडबैक। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।